नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। काले धन पर रोक के लिए सरकार का ऐलान। 500 और 1000 के नोट हुए बंद। छोटे नोटों की छपाई तेज। देश भर में एटीएम और बैंक आज बंद। सरकार के फैसले पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कांग्रेस समेत विपक्ष ने कहा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को होगी मुश्किल। ममता बनर्जी का फैसला वापस लेने की मांग। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए भारत ने बढ़ाया दबाव। चीन से सहयोग की अपील। 9 महीने तक प्रस्ताव अटकाने पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। हिलेरी और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज। राजकोट में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। टीम इंडिया के सामने नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखने की चुनौती। 500 और 1000 के नोट अब बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने बीती रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया और लोगों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे साहसिक कदम बताकर स्वागत किया है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट प्रचलन से बाहर हो गए। मंगलवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन और जाले नोटों के खिलाफ इसे एक बड़ा कदम करार दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा कराए जा सकते हैं। जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वो लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकते हैं। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। शुरू में एटीएम से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 9 और 10 नवंबर के बीच एटीएम से पैसे निकालने की बंदिश होगी। 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों में पुराने नोट दिए जा सकेंगे। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर इन नोटों से टिकट खरीदने पर छूट होगी। इसी तरीके से पेट्रोल पंपों पर भी इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस पूरी खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्टॉक और बिक्री की सूचना रखनी होगी। शवदाह गृहों में भी 11 नवंबर की आधी रात तक पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5000 रुपए तक के पुराने नोटों को नई और मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा मिलेगी। पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में यानी चेक से पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 10 नवंबर से 500 और 2000 रुपए के नए नोट चलन में आ जाएंगे। इन नोटों को छापने की प्रक्रिया कई महीने पहले से शुरू हो गई थी और इन्हें छापकर बैंकों के करेंसी चेस्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि काले धन पर लगाम के लिए ये कदम जरूरी था। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा था। उन्होंने 500 और 2000 रुपए के नए नोट के नमूने दिखाए हैं। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है, जबकि 500 के नोट पर लाल किले की तस्वीर होगी।
for ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. 10 नवंबर से जो अभी फिलहाल जो 500 रुपया नोट और 2000 नोट वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे. We have focused mostly on printing of 2000 rupee notes because it will be easier to exchange the notes, the 500 and the 1000 rupee notes. With the same number of notes, we can exchange higher value of money. और हमारे साथ रेणु कोहली जुड़ी हैं जो कि पूर्व सदस्य आरबीआई की. उनसे हम बात करते हैं इस मसले पर. रेणु कोहली, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में. जब ये फैसला लिया गया, लोगों को जैसे जैसे इस बात की जानकारी थी, आम लोगों की अगर बात करें वो थोड़ा परेशान है कि अब उन्हें करना क्या है. क्या अभी कहा गया है कि 500 और 1000 के नोट बदले जा सकते हैं आगे जाके, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई सीमा होगी? सीमा तो जो जैसा कि बताया गया है, सीमा जो है 50,000 के नीचे की है और वैसे तो कोई सीमा नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है और डिटेल्स बता दें. तो डर तो यही होता है जिसके पास भी अनअकाउंटेड कैश होता है कि वो डिस्क्लोज कैसे करेंगे, इनकम टैक्स पीछे पड़ेगी. तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे, उस दिशा से देखेंगे तो एक सीमा है, वो वॉलंटरली अपने आप ही किसी भी उसके, बाकी जिसको कोई वो नहीं है अपने अकाउंट से विड्रॉल किया है, डिपॉजिट करने की कोई सीमा नहीं है. वक्त की ये है कि 31 दिसंबर तक और फिर उसके बाद में मार्च तक भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं नोट्स को. बिल्कुल. बाकी आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं और कितना बड़ा असर होगा इसका? इसका असर एक्चुअली काफी होगा इन द सेंस कि डिसरप्शन जिसे कहते हैं कि रोज जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं उस पे काफी डिसरप्शन होगा. हम इसको जो है 1978 में जो नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया था 1000 10,000 के नोट से, उससे थोड़ी सी हम तुलना कर सकते हैं तब के वक्त, लेकिन और अब के में बहुत फर्क है क्योंकि आज के वक्त में 500 और 1000 दोनों के ही नोट एक्चुअली बहुत यूसेज में है और उसकी जो इस्तेमाल है वो काफी लोअर इनकम लेवल्स भी, जिसको हम कह लें कि जिनकी अमूमन तनख्वाह समझ लो महीने की 10,000 हुई, 8,000 हुई, और उस कैटेगरी में एटलीस्ट जितने भी हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, ये सब हैं, ये सारे आते हैं. तो इस्तेमाल जो है 500 का नोट और 1000 का नोट काफी है. उस जमाने में जो है 78 में 1000 10,000 की नोट की यूसेज बहुत कम थी और इसलिए जो है डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ. बहुत कम लोग के पास है क्योंकि पैसे की वैल्यू 78 और अब में बहुत फर्क आ चुका है. परचेजिंग पावर जो वैल्यू जो कहते हैं कि 500 रुपए क्या खरीदता था 1978 में और 500 रुपए का नोट अब क्या खरीद पाता है, उसमें इतना फर्क है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत बेसिक लेवल पे रोज के रोज ट्रांजैक्शंस के वक्त समय, और हम अभी रियल एस्टेट और उस सब पे जहाँ पे अनअकाउंटेड और कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम डेली लेवल की बात कर रहे हैं. तो वो डिस्ट्रप्शन तो काफी मेरे हिसाब से होना चाहिए, होगा और ऑलरेडी शुरू हो गया है जी. लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लिक्विडिटी इम्पैक्ट नहीं होगा. तो हमें यही मानना है कि नहीं होगा और इसको रिप्लेस करने के लिए 100 के नोट, 50 के नोट जो हैं वो काफी तादाद में आ जाएंगे अगले 2 दिन के बाद. 2 दिन के लिए तो प्रधानमंत्री ने भी अपील करी है और कहा है कि बिल्कुल, इसीलिए आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन बाद, क्योंकि अभी बैंक बंद है, एटीएम बंद है, 2 दिन बाद जो आम लोगों की दिक्कतें हैं वो दूर हों. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए. और सरकार का ये जो फैसला आया है इस पर अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले पर असहमति जताई है और कहा है कि इसे वापस लिया जाए. वहीं सीपीएम ने इस फैसले को छोटे कारोबारियों की मुसीबतें बढ़ाने वाला कदम बताया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया और कहा कि इससे किसानों और आम आदमी को काफी मुश्किल होगी.
एक तरफ तो मोदी जी 1000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ 2000 रुपए का नोट चालू कर रहे हैं। तो 2000 रुपए का नोट चालू करके क्या आप काला धन धारकों को यह संदेश तो नहीं दे रहे कि अब आप 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए का नोट रखिए और ज्यादा धन एकत्रित करिए? This is not at all been well thought out. This is going to put a lot of pressure on people across the board. The middle class, the poor people, the laborers, the farmers, everybody. This needs to be withdrawn, and it needs to be withdrawn very, very quickly in the next few hours, in the next few days. क्या किसानों के साथ इस मामले को लेकर के कोई अलग से कानून बनेगा या उनको राहत दी जाएगी? व्यापारी जो डेली पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं नगद में भी, और वो कोई ब्लैक का काम नहीं करते हैं, तो क्या उन व्यापारियों के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इसलिए सरकार को इन सब चीजों के साथ भी स्पष्टता के साथ पेश आना चाहिए। मंगलवार रात आए सरकार के इस फैसले से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों में 500 और 1000 के नोट खपाने की होड़ सी मच गई। जिन लोगों के पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, वो एटीएम मशीनों से 100 रुपए का नोट निकालने पहुंचे। वहीं पेट्रोल पंपों, बाजारों में भी लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए। मंगलवार रात जैसे ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान हुआ, देश के हर कोने में इस खबर को देख रहे शख्स ने अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। जिसकी जेब में छोटे नोट थे उसने तो राहत की सांस ली, लेकिन बड़े नोट वाले लोग मुश्किल में आ गए। इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में एटीएम मशीनों के बाहर देर रात तक लंबी कतारें दिखाई दी। कई जगहों पर मशीनें भीड़ का दबाव नहीं झेल पाईं। एटीएम में पैसा नहीं है और जैसे कतारें भी बहुत लंबी लंबी लगी। अगर दूसरे एटीएम में जाए, अगर पैसा भरने के लिए या निकालने के लिए काफी परेशानी हो रही है हम लोगों के लिए। इससे जो मतलब ब्लैक मनी जो है वो सामने आएगा, कौन कौन लोग जो है छुपा करके रख रहे हैं पैसा। मुझे तो ये चीज ठीक लगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि अगले 72 घंटे तक ये नोट अस्पतालों और पेट्रोल पंपों पर चलेंगे। लिहाजा ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई 500 या 1000 रुपए के नोट के बदले 100 या 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने की जुगत में लग गया। सरकार के ऐलान के बावजूद कई जगहों पर पेट्रोल पंपों ने 500 और 1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिया। ऑल्टरनेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से नोट्स, अब आप मार्केट जाएंगे, आपको कुछ पैसे खरीदना है तो यू कांट बी वेरी प्रैक्टिकल कि आप 100 रुपए के नोट पे 5000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। तो कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए था, एंड लेट्स गिव इट अ 15-day ट्रायल। कई जगहों पर लोग नोट खपाने के लिए खरीदारी करने में जुट गए। कई शहरों में सुनार की दुकानों के बाहर खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। कल देर रात तक देश के कई हिस्सों में नोटों की हलचल होती रही। ये पहला मौका था जब जनता को बड़े नोटों के बजाय छोटे नोट ज्यादा अच्छे दिखे। सरकार के इस फैसले ने सभी को हैरान भले ही किया हो, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब भारत में बड़े नोटों को बाजार से बाहर किया गया हो। 1978 में भी सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमाम अहम खबरें जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। भारत ने चीन से आतंकवाद पर अंकुश लगाने में सहयोग की अपील की है। भारत ने चीन से कहा है कि वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आतंकी घोषित कराने, उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को पकड़ने में मदद करे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के सचिव मेंग जियांगझू की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा।
आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई अच्छा या बुरा आतंकवादी नहीं होता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के तहत चीन मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के भारत के प्रयासों का समर्थन करे। इससे पहले भारत ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर कोई फैसला न लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की तीखी आलोचना की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सुरक्षा परिषद में कहा कि हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आतंकवादी संगठनों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार में 9 महीने का समय लगना दुखद है। अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर धीमी चाल से चलने वाली चर्चाओं के अंतहीन सिलसिले पर अफसोस जताया। भारत काफी समय से मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने में जुटा हुआ है, लेकिन चीन 2 बार इस मामले में अड़ंगा लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने मंगलवार को राजौरी जिले की नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सेना और वायुसेना प्रमुख के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। इसका भारतीय सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। 29 सितंबर के बाद से पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके बावजूद वो भारत पर गोलीबारी का आरोप लगा रहा है। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान ने 5वीं बार भारतीय उच्चायोग से शिकायत की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब कर विरोध जताया है। देश की स्वायत्तता के लिए, हमारे देश के सार्वभौमता के लिए जो भी थ्रेट होगा उसको डिफेंड करने के लिए हम सशक्त है, तैयार हैं। एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू हैव द पीस विद आवर नेबर्स। कांग्रेस ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की है। 3-4 दिन पहले मैं बॉर्डर का दौरा करके आया और देखा कि बहुत लोग हताश हैं कि जो बॉर्डर पे जो तनाव है उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा। इस बीच भारत ने 3 राजनयिकों को पाकिस्तान उच्चायोग से वापस बुला लिया है। ये 3 लोग उन 8 राजनयिकों में शामिल हैं जिनकी पहचान पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाते हुए जाहिर कर दी थी। बाकी 5 कुछ वक्त बाद भारत लौटेंगे। अलगाववादियों के बंद के बीच श्रीनगर समेत कश्मीर के प्रमुख शहरों में लोगों की आवाजाही और यातायात में इजाफा हुआ है। अलगाववादियों ने मंगलवार शाम 4 बजे से बंद में 15 घंटे की छूट दी है। इस दौरान दुकानें, पेट्रोल पंप और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने की उम्मीद है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही कश्मीर घाटी में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26 दिनों से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नजीब की मां ने मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। गृहमंत्री ने नजीब को खोजने के लिए हर संभव कोशिश का आश्वासन दिया है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र नजीब का 15 अक्टूबर से अब तक कोई अता पता नहीं है। नजीब की मां फातिमा अपने बेटे की तलाश के लिए मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मिली। पुलिस तो अपने पूरे एफर्ट्स जारी रख रही है। 24 दिन हो गए हैं, 200 टीमें घूम रही हैं, अवार्ड बढ़ा दिया गया है। जहां जहां वो जा सकता था, जो मुमकिन जगहें थी, वहां उनको सर्च कर लिया गया है। जेएनयू कैंपस भी सर्च किया गया है। उसके सब दोस्तों से, सब रिश्तेदारों से, सब टीचर से, सबसे संपर्क हुआ है, पूछताछ हुई है। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक बच्चा नहीं मिला है। इंशाल्लाह होगा, मेरा बच्चा वापस आएगा। मैं तो इसी भरोसे यहाँ आई हूँ। आपकी मांग की है? जी, हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी हो या सीबीआई इंक्वायरी हो, सही डायरेक्शन में जाए केस। बदायूं के रहने वाले नजीब के परिवार के साथ स्थानीय सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव भी गृहमंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर नजीब का पता नहीं लगा पाती तो वो अदालत का रुख करेंगे और मामले को संसद में उठाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया है कि नजीब की हर संभव तलाश जारी है और इसके लिए 8 टीमें गठित की गई है। नजीब को वापस लौटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से करना पड़ेगा, चाहे वो हम लोग राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से करना पड़े या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे करना पड़े, हमारे सभी ऑप्शन खुले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के लोग
इस केस को सॉर्ट आउट करें, नजीब को किसी तरह वापस लाएं। जिस तरह का सशक्त और क्लोजली सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम जल्दी ही नजीब को सकुशल अपने पास लाने में सफल होंगे। इस बीच नजीब के परिवार ने दिल्ली पुलिस के उन दावों को खारिज किया है जिसमें पुलिस ने नजीब को डिप्रेशन का शिकार बताया था। नजीब अहमद की गुमशुदगी जेएनयू प्रशासन और पुलिस के लिए सिरदर्दी साबित हो रही है। एक तरफ जहां कैंपस में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं इसमें शामिल होने वाले छात्र कक्षाओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की ओर से अल्पसंख्यक आयोग को भी इस मामले में ज्ञापन दिया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात करके 48 घंटे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम लाने को कहा है। उधर एनजीटी ने दिल्ली में स्टोन क्रशिंग और ईंट भट्टे पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है। साथ ही 5 राज्यों को आदेश लागू कराने के लिए एक प्रणाली बनाने को कहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वायु प्रदूषण को खतरनाक बताते हुए इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सरकार से जानकारी मांगी। कोर्ट ने केंद्र से राज्यों के साथ चर्चा कर गुरुवार तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर प्रदूषण डबल हो जाता है जो सेफ लिमिट से है, तो क्या आप सब स्कूल बंद कर देंगे? अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो क्या आप सारी गाड़ियां हटा देंगे सड़कों से? और अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो आप क्या पूरे शहर को बंद करेंगे? तो इस मेल का आप एक डिज़ास्टर रिस्पांस बताइए, एक कॉमन मिनिमम ग्रेडेड रिस्पांस बताइए। इससे पहले दम घोंटने वाले प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्कूल बंद करने से पहले सर्वे किया गया था। साथ ही पटाखों पर बैन के लिए जारी नोटिफिकेशन और पावर प्लांट का ऑडिट प्लान दिखाने के लिए कहा। वहीं पड़ोसी राज्यों को फसल के अवशेष जलाने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नाराजगी जताई। जो पहले आदेश थे उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाए हैं ये लोग, और उसकी वजह से पूरी जो दिल्ली का जो वातावरण जो अफेक्ट हुआ है उसको लेकर काफ़ी कुछ पूछा गया और इधर से भी काफ़ी कुछ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आएंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद दोबारा से यह मैटर कल सुना जाएगा। इधर दिल्ली सरकार ने केंद्र के उस दावे को खारिज किया है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में महज 20% प्रदूषण हुआ है। नॉर्मली मैं मानता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली भी ज़्यादा है, अक्टूबर में भी ज़्यादा था, सितंबर में भी ज़्यादा, हमेशा से ज़्यादा रहता है। बट आज की डेट में 20% नहीं हुआ। एवरेज करेंगे तो 20% निकलेगा, पूरे साल का एवरेज कर देंगे आप, या 6 महीने का एवरेज करेंगे। परंतु आज की डेट में देखेंगे तो 70% फसलें जलने की वजह से है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें 7 दिनों तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाने, 15 साल पुराने डीजल वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन समेत कई उपाय लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में करीब 10 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों के मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और कार्रवाई की है। मामले में डीआईजी जेल को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें एडीजी जेल को हटाने और डीआईजी जेल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में 5 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुठभेड़ में मारे गए लोग दीपावली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। इस दौरान आरोपियों ने जेल सुरक्षा गार्ड की हत्या भी कर दी थी। फरार होने के कुछ घंटों बाद ही भोपाल पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर सिमी के फरार सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया था। घटना के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर कई तरह की लापरवाही भी सामने आई थी। मामले की जांच की जा रही है। ओडिशा के मलकानगिरी में 94 माओवादियों और उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 5 महिलाएं और 9 गांव समिति के सदस्य शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये मुख्य धारा में लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए इन सभी ने आत्मसमर्पण का फैसला लिया। इतनी बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राज्य सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूलों में पढ़ाए जा रहे कोर्स में भ्रष्टाचार रोधी अध्याय भी शामिल करने के लिए कहा है। स्कूली बच्चों को भ्रष्टाचार के गलत असर के बारे में जानकारी देने के मकसद से ये सलाह दी गई है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केबी चौधरी ने कहा कि बच्चों में जागरूकता लाने और भविष्य के नेताओं को सशक्त बनाने के लिए ये जरूरी है, तभी देश की तस्वीर बदलेगी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भ्रष्टाचार रोधी विषय रखने की योजना है। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचने की रेस अब आखिरी दौर में है। मतगणना शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 68 और 48 से हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही हैं। साउथ कैरोलिना और टेनेसी में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में हिलेरी की जीत हुई है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया और वेस्ट वर्जीनिया जो रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ हैं, वहां ट्रंप आगे हैं, और वर्मोंट जो डेमोक्रेटिक राज्य है, वहां हिलेरी क्लिंटन जीत की ओर हैं। हिलेरी क्लिंटन न्यू जर्सी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, डेलवेयर, इलिनॉय और रोड आइलैंड में जीत की ओर बढ़ रही हैं, जबकि ओहायो, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में मुकाबला कड़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से 270 का जादुई आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। अगर दोनों उम्मीदवारों के 269 वोट आते हैं, तब अमेरिकी संसद का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति का चयन करता है, जबकि सीनेट उपराष्ट्रपति का चयन करती है। शुरुआती रुझानों के साथ ही वैश्विक आर्थिक बाजारों में हलचल भी तेज हो गई है। मेक्सिको का पेसो नीचे गिर रहा है, जबकि जापान का येन मजबूत होता दिख रहा है। और ताज़ा खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1600 अंकों की गिरावट के साथ आज बाजार खुला है। सेंसेक्स, निफ्टी में बड़ी गिरावट है और सरकार के नोट बंद करने के फैसले का इसे असर माना जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिकी चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, उसका असर भी बाजार पर दिख रहा है। 1600 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ आज शेयर बाजार खुला है। शेयर बाजार में 1600 से ज़्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई और इस गिरावट के साथ आज बाजार खुले। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट आई है। आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव हो सकता है। इस आशंका को देखते हुए सेबी और शेयर बाजार ने अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली को चाक चौबंद कर दिया है। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। बाजार में उठापटक के बीच कोई इसका फायदा ना उठा सके, इसके लिए अधिकारियों को बाजार में होने वाले लेन देन पर निगाह बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। माना जा रहा है कि ये गिरावट सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रुझानों के मद्देनजर आई है। और जब 1600 की बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुला, उसके बाद अगर अभी की बात करें तो फिलहाल ये गिरावट अब 1100 अंकों की हो गई है। यानी धीरे धीरे गिरावट का असर कम हो रहा है और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को इसके मद्देनजर चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम लेन देन पर नजर रखी जाएगी। और अब आखिर में हेडलाइन देखेंगे, लेकिन अब आखिर में क्रिकेट से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया इस समय पहले नंबर पर है, वहीं इंग्लैंड नंबर 4 पर है। भारतीय टेस्ट टीम की स्थिति इस समय काफी मजबूत है। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा गेंदबाजी में टीम के स्पिनर आर अश्विन का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है। इंग्लैंड ने 2012 में पहला मैच गंवाने के बाद वापसी करते हुए 4 टेस्ट की सीरीज 2-1 से जीती थी। अब हेडलाइंस। कालेधन पर रोक के लिए सरकार का ऐलान, 500 और 1000 के नोट हुए बंद। छोटे नोटों की छपाई तेज। देश भर में एटीएम और बैंक आज बंद।
सरकार के फैसले पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कांग्रेस समेत विपक्ष ने कहा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को होगी मुश्किल। 1600 अंकों की गिरावट के साथ खुला बाजार। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए भारत ने बढ़ाया दबाव। चीन से सहयोग की अपील। 9 महीने तक प्रस्ताव अटकाने पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। हिलेरी और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़ा। और राजकोट में भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज। इंग्लैंड ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी का फैसला। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।